बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 10। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज को प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम करने लगे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कम्प्लीटली सॉल्व। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के तमाम रेलेवेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कम्प्रीहेंसिव प्लेलिस्ट में मौजूद है। जिन बच्चों को जो भी डाटा चाहिए चैप्टर नंबर 1 और 2 के अकॉर्डिंग उनको मिल जाएगा। मैथ्स के 9 क्लास के वीडियोस भी डेली अपलोड हो रही हैं। जो बच्चे मैथ्स की वीडियोस को भी देखना चाहते हैं वो भी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ फर्स्ट ईयर के लिए बच्चों हम लोगों ने दोबारा से न्यू बुक्स का स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर मैथ्स एंड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स डेली आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोगों को उनके मतलब भी वीडियोस मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। ऐसी कौन सी चेंजेस है, तब्दीली है जो मोशन में आती है अगर हम जो है ना फोर्स के चेंज होने की वजह से। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस होते हैं जो अगर एक फोर्स किसी चीज़ के ऊपर लगाई जाए तो वो प्रोड्यूस होती है। तो कौन कौन सी चेंजेस हैं तो वो हमने बतानी है। अच्छा, इसमें ना काफ़ी आंसर्स तो ऐसे थे जो ना आपके लिए नोट्स की फॉर्म में मैंने राइट किए हैं, लिख लिए हैं। कुछ क्वेश्चन थे जो बुक के ऊपर अवेलेबल थे। बाकी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को इजी वर्ड्स में जो भी आंसर है ना वो प्रोवाइड कर दिया जाए, तो वो मैंने आपको आंसर्स लिख लिए हैं। आपने एज इट इज़ उनको तैयार कर लेना है, याद कर लेना है। अच्छा जी, अब पहले का जो आंसर है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हमारे पास कौन सी चेंजेस आती हैं मोशन में अगर फोर्स प्रोड्यूस हो रही हो। तो चेंज ऑफ शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा, हम उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको फोल्ड कर सकते हैं। लाइक अगर सॉफ्ट सी चीज़ है तो हम उसको मज़ीद छोटा करके उसको बेंड करके किसी भी शेप में, तो उसकी हम शेप को चेंज कर सकते हैं। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या करेंगे हम किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर वो चीज़ आगे को जा रही है तो हम फोर्स इस तरफ से अप्लाई करेंगे तो पीछे की तरफ को आ जाएगी। ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम किस स्पीड के साथ फोर्स लगा रहे हैं। अगर तेज स्पीड के साथ लगा रहे हैं, थक जाते हैं तो हम स्पीड अपनी स्लो कर लेते हैं, और अगर स्लो स्पीड के साथ कर रहे हैं तो हम चाहते हैं जल्दी से डिस्टेंस कवर हो जाए तो हम तेज स्पीड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स आ गई हैं। उसके बाद क्या हो गया, हम स्टार्ट एंड स्टॉप मोशन, हम स्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर रुकी हुई कोई चीज़ है तो उसको धक्का लगाना शुरू कर देंगे। अगर स्टॉप है तो उसको भी क्या कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। कोई चीज़ चल रही है तो उसको रोक भी लेंगे। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस हैं जो एक किसी फोर्स के लगने की वजह से चेंजिंग आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। अब कांटेक्ट फोर्सेस की आपने ना बतानी है, कोई 5 एग्जांपल्स दे दें। ये बुक के ऊपर भी आंसर्स है वैसे, पर मैंने यहीं पर आप लोगों के लिए लिख लिया कि टेंशन इसमें होती है, फ्रिक्शन होती है, किकिंग ऑफ अ बॉल, पुशिंग अ बॉक्स, किसी बॉक्स को धक्का लगाना, या इलास्टिक फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स भी आप लिख सकते हैं, इलास्टिक फोर्स भी लिख सकते हैं। तो ये 5 टाइप्स हैं जो कांटेक्ट फोर्सेस में आप लोगों ने लिख लेनी है। कि किसी चीज़ के ऊपर टेंशन, आपको पता है फोर्स एंड टेंशन का। फ्रिक्शन, किसी चीज़ के ऊपर धक्का लगाने को, किक पुश करने को, किक करना मतलब उसमें भी पुश करना ही होता है, धक्का देना। इलास्टिक ऑफ अ फोर्स, कितनी उसकी इलास्टिसिटी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, इस तरह की चीज़ है। तो ये कांटेक्ट फोर्सेस की ये 5 टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपने इस तरह करके आंसर लिख देना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है इसलिए बच्चे हमारा आंसर भी शॉर्ट ही होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब उसकी जो स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रही, इन फ्री स्पेस, खला में, ऊपर, ज़मीन की बात नहीं हो रही, ऊपर की बात हो रही है। आसमान में एक चीज़ है जो मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी सेम है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। अब कितनी देर तक वो एक सेम वेलोसिटी के साथ वो चीज़ मूव कर सकती है, ये चीज़ हमने बतानी है। तो बच्चों, आप लोगों को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पता होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं कि अगर एक चीज़ चल रही है ना तो न्यूटन ने कहा था कि वो चलती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। अगर उसके ऊपर हमारी जो वेलोसिटी है ना वो सेम, उसकी एक्सेलरेशन की स्पीड भी सेम है। ठीक है, तो यही न्यूटन ने कहा था, पर ये स्पेस के लिए था। ठीक है, हमने क्या लिखना है, इन फ्री स्पेस
वेयर देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी और अदर एक्सटर्नल फोर्सेस। जहाँ पे हमारे पास एयर भी नहीं है, मतलब हमारी कोई चीज़ है, हल्की फुल्की चीज़ हो, अगर एयर होगी तो अक्सर होता है आंधी आ जाती है, तेज़ हो जाती है, ग्रेविटी खिंचाव, उसकी वजह से स्लो भी हो सकती है, ठीक है। और एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विल कंटिन्यू मूव एट द वेलोसिटी इनफाइनाइटली। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ फ्ला में है तो जब उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, एयर नहीं आ रही, कोई भी चीज़ उसको ऐसी छेड़छाड़ नहीं कर रही उसके साथ, तो क्या होगा कि वो इनफाइनाइटली, वो लामहदूद देर तक, मतलब उसने रुकना ही नहीं है। वो अगर चल रही है ना स्पेस में तो वो चलती ही रहेगी, उसने ना रुकना है ना मुड़ना है, ठीक है। तो वो अपनी ही उस धुंध में ना स्पीड में चलती रहेगी, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स। हमने डिफाइन करना है इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होती है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल। क्या प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, फोर्स को और टाइम इंटरवल को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ओवर विच द फोर्स एक्ट, जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, तो वो क्या होता है, इम्पल्स ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है, F इज इंटू डेल्टा टी या M इंटू डेल्टा वी। हम इसको मोमेंटम के साथ भी लिख सकते हैं और इसको फोर्स के साथ भी लिख सकते हैं। ऑल्सो टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। या फोर्स के साथ है मोमेंटम के साथ, वैल्यू सेम ही है, बात मतलब सेम ही है। तो हमने क्या किया, मोमेंटम के साथ भी शो कर लिया क्योंकि बुक के अंदर गिवन था। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप सार लिख लें। आप चाहे तो डेफिनेशन में लिख ले बच्चों, पर देखें डेफिनेशन बहुत ही छोटी सी हो जानी है, तो बहुत बेहतर होगा कि अगर हम इसको साथ इसके इस चीज़ को फॉर्मूले को ड्राइव करते हुए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बता दें। Why has Newton first law been proved on the earth? Why has not का मतलब कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ अर्थ के ऊपर प्रूव क्यों नहीं होता। तो बच्चों जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताया है कि न्यूटन का लॉ क्या था स्पेस के अकॉर्डिंग, वो ये था कि अगर कोई भी चीज़ आपकी स्पेस में मूव कर रही है सेम वेलोसिटी के साथ तो वो चलती ही रहेगी। अब ज़मीन पे क्या होता है, हमारे पास एयर फ्रिक्शन भी होती है, हमारे पास ग्रेविटी भी होती है, ठीक है। हमारे पास फ्रिक्शन भी है, एयर रेजिस्टेंस भी है और ग्रेविटी भी है, तो जिसकी वजह से वो लॉ तो ज़मीन के ऊपर प्रूव कभी भी नहीं हो सकता। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ऑन अर्थ दिस लॉ कैन नॉट बी परफेक्टली प्रूव बिकॉज देयर इज ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्सेज, क्योंकि ज़मीन के ऊपर हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स, जो कि ज़मीन के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, सच एज फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी। जैसे कि हमारे पास फ्रिक्शन होती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूव करने के लिए, एयर रेजिस्टेंस होती है ज़मीन पर, और ग्रेविटी तो बहुत ज़्यादा है ना, वो तो ग्रेविटी तो है ही अर्थ के ऊपर। दीज फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू चेंज डायरेक्शन और टू स्लो डाउन। ये चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट को उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देती हैं, उसको स्लो भी कर देती है, फास्ट भी कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है कि एक चीज़ जो अपनी ही एक ही वेलोसिटी के साथ चल सकती है और चलती ही रह सकती है, वो अर्थ के ऊपर तो कभी भी लागू नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, व्हेन सिटिंग इन अ कार विच सडनली एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। हम एक कार के अंदर बैठे हुए थे जो कि रुकी हुई थी, रुकी हुई कार में ही बैठा जाता है, ठीक है। क्या हुआ, एकदम से उसकी स्पीड बढ़ गई, हमने एक्सेलरेटर दबाया तो उसकी स्पीड बढ़ गई। यू पुश बैक इनटू द सीट। आपको क्या होता है, जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हमें एक धक्का लगता है, हम अपनी सीट की तरफ को पीछे की तरफ को खींचते हैं और कोशिश करते हैं वापस अपनी सीट की तरफ आए, जिस पोजीशन में बैठे हुए थे नॉर्मल पोजीशन में वहां उस तरफ को वापस आए। ऐसा होता क्यों है कि हम बैठे हुए थे, कार रुकी हुई थी और उसके ऊपर जब बैठे नॉर्मल स्पीड में, नॉर्मल पोजीशन में, तो एक्सेलरेशन की स्पीड के आने के बाद क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि हम पीछे को चले जाते हैं, ठीक है। पुश बैक इनटू सीट एंड वाई, उसका रीजन क्या है। तो आपने इसका आंसर लिख देना है, व्हेन अ कार सडनली एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। एक कार की जब स्पीड अचानक हम बढ़ाते हैं रेस्ट से, यू कैन पुश बैक इनटू द सीट ड्यू टू इनर्शिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनर्शिया वहाँ पे अप्लाई होता है हमारा ऑपोजिट, मतलब अगर आपकी स्पीड आएगी तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है ना, यही चीज़ इनर्शिया की। योर बॉडी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट व्हाइल द कार एक्सेलरेट फॉरवर्ड। आपकी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ जा रही है जबकि गाड़ी क्या हो रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो फोर्सेस अप्लाई तो हो रही हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इनर्शिया की वजह से होता है, यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हमारे पास है द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ इज अ नेट फोर्स। जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स बताई जा रही होती है वो क्या होती है, नेट फोर्स होती है। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? तो नेट फोर्स बच्चों असल में होती क्या है? तमाम नेट मतलब ओवरऑल एवरेज तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं उनको कंबाइन कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाती है, नेट फोर्स हो जाती है। उन्होंने ये कहा जो न्यूटन की सेकंड लॉ में फोर्स है वो नेट फोर्स है। तो ऐसा क्यों है? The force in Newton's second law is a net force because it represents the vector sum of all the forces। क्यों है? क्योंकि वो तमाम जितनी भी फोर्सेस है उनका सम है। एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। डिटरमाइनिंग इट्स एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन, उसके अंदर एक्सेलरेशन भी आ रही होती है। उसका रिलेशन क्या हमारे पास है, F इज इक्वल टू m है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो यही कह रहा होता है कि जितनी भी हमारे पास फोर्सेस का मजमुआ है उनको ऐड कर लिया जाए तो वो क्या हमारे पास होती है, नेट फोर्स होती है। ठीक है, तो यही उन्होंने पूछा था कि ऐसा क्यों होता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ऑल फोर्सेस को कंबाइन करने से जो हमारे पास सम आता है वो क्या होता है, नेट फोर्स कहलाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो कह रहे हैं आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं या बता सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है बजाय के स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कोई ट्रॉली ले लें आप, उसके नीचे टायर्स लगे होते हैं, पर क्या होता है कि वो ट्रॉली तो आपकी सरफेस के ऊपर खड़ी है पर जब तक हम उसे पुश नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिकली कभी भी वो नहीं मूव करेगी अपनी जगह से। ठीक है, अदरवाइज कि वो स्लोप नहीं बनी हुई तो वहां से तो हमें वो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली वो तो जाएगी ना, पर हम सीधी सरफेस की ना बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास रोलिंग ट्रॉली के ऊपर हमें फ्रिक्शन लगानी होती है, पुश करना होता है तभी वो मूव करती है। और उसके अंदर क्या होता है, हम अगर कोई ज़्यादा चीज़ रख दे वजनी तो हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा होता है रोलिंग फ्रिक्शन में। अदर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, जो स्लाइड नीचे को स्लोप की फॉर्म में होती है। अगर ऐसी कोई चीज़ हम ले लें तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हमें जोर कम लगाना पड़ रहा होता है, वो खुद ही आगे को पुश हो रही होती है। ठीक है, तो अगर कई दफ़ा आपने ऐसे देखा होगा कि जो सी पर होता है ना, समंदर पर कोई जहाज़ को शिफ्ट करना होता है ना तो उसके नीचे वो बड़े बड़े से रोल वाले बबल्स रखे जाते हैं, टायर्स रखे जाते हैं, रोल लंबे से जिस तरह पाइप टाइप होते हैं ना कह लें, तो उसके ऊपर से जब वो चीज़ जाती है तो ऑटोमेटिकली जब उसके ऊपर वो शिप आएगी ना तो वो स्लाइड करती हुई ना नीचे उतर जाएगी। हालांकि शिप कितनी हैवी होती है, कितनी बड़ी होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो स्लाइड होने की वजह से हमारी फ्रिक्शन कम लगती है और जल्दी मूव कर जाती है। तो इसका आंसर जब आपने लिखना है तो वो बुक से लिखना है जो कि है पेज नंबर 68 के ऊपर। अब कुछ चीज़ें तो मैं आप लोगों को बुक से बता दूंगी जिसका आंसर बुक के ऊपर अवेलेबल है। अब यहाँ पे पेज नंबर 68 के ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन का टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, इस पूरे टॉपिक को नहीं लिखना बच्चों, आप लोगों ने इसके एंड पर आ जाए आप लोग। ठीक है, तो एंड पे यहाँ से आप लोगों ने लिखना शुरू कर देना है, द रीजन फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस, कि उनके दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता व्हील और सरफेस के दरमियान विच इट्स रोल, कि हम क्या करेंगे वो खुद ब खुद ही व्हील को थोड़ा सा पुश करें तो वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अदरवाइज द व्हील टचेज द सरफेस एट एनी पॉइंट इट डज नॉट स्लाइड। इस क्यों? क्योंकि वो स्लाइड नहीं कर पाता, क्योंकि वो जमीन के साथ टकरा रहा होता है, लगा होता है कंटिन्यूसली, तो इससे क्या होता है कि वो स्लो है। ठीक है, अदरवाइज अदर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने डिफाइन करना है टर्मिनल वेलोसिटी को। पेज नंबर 75 ओपन करें बच्चों, ये आपके पास की पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट, जो लास्ट फोर्थ पॉइंट है ना, वो आपके पास देखिए टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन ही यहाँ पे बताई हुई, बुक के अंदर अवेलेबल नहीं थी पर आपके एंड में चैप्टर में नहीं है, यहाँ पे दी हुई है। व्हेन upward air resistance balance the downward force of gravity on a falling object। ठीक है, एक फोर्स ऊपर से नीचे आ रही है, एक नीचे से ऊपर जा रही है, तो क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है ना, सिंपल सी चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि दो फोर्सेस आपस में ऊपर नीचे से ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, पर क्या हुआ एक पॉइंट पे तो एक साथ एक पॉइंट से गुजरेंगी ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, तो क्या होगा,
कि वो उसको क्या कहते हैं, वो टर्मिनल वेलोसिटी है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख देना, बीच में हम बेशक लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन व्हेन एक्सेलरेशन इज बिकम जीरो या इक्वल, तो क्या होता है कि वो दोनों पॉइंट्स टर्मिनल वेलोसिटी के कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन स्पेस want to his spaceship by firing a hand rocket। एक एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब वो चाहता है कि अपनी जो है ना उसकी स्पेसशिप उसकी तरफ वापस आ जाए। कैसे? फायरिंग अ हैंड रॉकेट, हाथ के जरिए वो एक रॉकेट को फायर करेगा। इन विच डायरेक्शन डज ही फायर द रॉकेट। अब वो किस डायरेक्शन में रॉकेट को फायर करेगा कि वो अपनी रॉकेट स्पेसशिप की तरफ वापस आ जाए। अगर वो किस तरफ को, मतलब उन्होंने डायरेक्शन पूछी है, रॉकेट उसके हाथ में है, यहाँ पे उसके पास उसकी शिप है, ठीक है, तो उसने यहाँ तक पहुँचना है। अब वो यहाँ कहीं घूम रहा है, वो अब किस तरफ को रॉकेट को लॉन्च करेगा कि वो इस तरफ को करेगा, इस तरफ को करेगा, ऊपर को करेगा, नीचे को करेगा, किस साइड पे वो करेगा कि वो वहाँ पर पहुँच जाए अपनी स्पेसशिप के पास। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब कोई भी हम काम करते हैं तो उसका क्या होता है, बराबर ही होता है एक्शन एंड रिएक्शन, पर क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उसके लिए क्या हुआ, फायरिंग द रॉकेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब उसके पास रॉकेट था, उसने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में फायर कर दिया। इस तरफ हैंड रॉकेट उसने फायर किया, ऑपोजिट यही है ना, क्योंकि उसकी शिप का है इस तरफ है, ठीक है। तो उसने यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचना था, ये अब आप लोगों को बर्गर लग रहा होगा, ठीक है। तो जब यहाँ से उसने इस तरफ पहुँचना है तो उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है रॉकेट को फायर। तो क्या होगा, उसको धक्का लगेगा, वो पुश होगा किस तरफ, अपनी स्पेसशिप की तरफ। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि फायरिंग द रॉकेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विच पुश द एस्ट्रोनॉट टुवर्ड्स द स्पेसशिप। जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने रॉकेट को पुश करेगा तो क्या होगा कि वो स्पेसशिप की तरफ को आ जाएगा। तो अलाउइंग हिम टू रिटर्न एंड अलाउइंग हिम टू रिटर्न मतलब अपने घर वापस आ गया। ये उसका घर ही होता है, जो एस्ट्रोनॉट चले जाते हैं स्पेस में, उनका घर स्पेसशिप ही होती है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा कि तभी वो अपने स्पेसशिप की तरफ वापस आ जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आज कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों वीडियोस को लाजमी लाइक कर दिया करें, और इस चैनल पर जो भी बच्चे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम कंस्ट्रक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सबको सॉल्व करेंगे, साथ साथ MCQs हमारे हाफ सॉल्व हो गए हैं, हाफ रह गए हैं, तो उनको भी जल्दी से हम कंप्लीट कर लेंगे। तब बहुत ख्याल रखें, खूब प्रैक्टिस करें, याद करें टाइम से। मिलते हैं अपनी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।